नमस्कार, स्वागत है आपका अंग महाजनपद के सबसे बड़े और पुराने और भरोसेमंद न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म अंगवानी.com पर। आज हमारे नमस्कार। साथ जो शख्स नमस्कार बापू, नमस्कार। आज हमारे साथ जो शख्सियत जुड़े हुए हैं, उनको आपने टीवी पे, सिनेमा में बहुत बार देखा होगा। बापू। और आपको हमें बताते हुए खुशी, गर्व महसूस होता है कि वो चेहरा, वो शख्स जिसने करीबन 40 से 50 फ़िल्मों में बापू के किरदार को निभाया, वो कहीं और से नहीं अपने अंग महाजनपद के भागलपुर जिले से संबंध रखते हैं। और बापू को किरदार निभाते-निभाते आज जब हमारी उनसे बात हो रही थी तो वो बता रहे थे कि गांधी का किरदार जो है वो उनके जीवन में उतर आया है। आप सोच सकते हैं कि एक आदमी जो गांधी का किरदार करीबन 40 से 50 फ़िल्मों में निभा चुका है, वो कैसे गांधी जी बापू के हर बात को उनके जीवन में समा गया है। तो वो हैं श्री कैसर जानी जी, भागलपुर के मुअज्जम नगर से आपके साथ लाइव अंगवानी पर। बापू, आपको देश प्रणाम करता है। नमस्कार चंद्र जी। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे अवसर दिया अपने चैनल पर आने का। और मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैं अंग प्रदेश से हूँ, यहीं का मूल रूप से यहीं का निवासी हूँ। तो आज आपसे बातें करनी है। आज मैं दर्शकों को बता दूं कि आज मैं अपनी आवाज़ में बात कर रहा हूँ। 2 अक्टूबर को जो इनका मेन प्रोग्राम होगा, उस दिन आप मुझे बापू की आवाज़ में सुनेंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप आज अपने इसमें बात करें, उस दिन हम कर लेंगे। आवाज़ आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही जी। तो हम बात चर्चा की शुरुआत करते हैं। गांधी जयंती नज़दीक आ रहा है और जैसा कि आपने इतने फ़िल्मों में 40 से 50 फ़िल्मों में गांधी जी का किरदार निभाया है। तो मुझे लगता है फिर से आपके पास सब लोग अप्रोच करने लगे होंगे कि अब फिर से गांधी जयंती के अवसर पे जो कोई स्पेशल शो हो उसके लिए आपको लोग बुलाने लगे होंगे। तो इस उम्र में मतलब बढ़ती उम्र में कैसे आप ये सब इतना मैनेज कर लेते हैं? क्योंकि मैं जानता हूँ आप सामाजिक तौर पर भी काफ़ी एक्टिव हैं, काफ़ी लोगों को मोटिवेट करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, आप लोगों को प्रोत्साहित भी करते हैं और तरह जिसकी चर्चा हम अभी करेंगे, क्योंकि आप अभी तो हमारी चर्चा स्टार्ट हुई, तो हम सब चीज़ों पे बातचीत करेंगे। तो कैसे आप इतना सब कुछ मैनेज करते हैं? आज अभी आप 10 बजे हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। मेरी उम्र 75 साल है और मैं अच्छा, आज भी 16 घंटे काम करता हूँ। 16 जहाँ तक घंटे? 16 घंटे, जहाँ तक 2 अक्टूबर का सवाल है, मैं साल में 2 बार जन्म दिवस मनाता हूँ। दो अच्छा, अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का मनाता हूँ और 28 दिसंबर को महात्मा जानी के रूप में अपना बर्थडे मनाता हूँ। लेकिन 2 अक्टूबर वाला बर्थडे में मुझे देश विदेश से हज़ारों नहीं, पता नहीं काउंटलेस मुबारकबाद आता है इस बर्थडे में, 2 अक्टूबर वाले में। तो मैं कह रहा हूँ कि आपको कभी-कभी ये लगता है क्या कि गांधी जी का किरदार निभाते-निभाते मतलब आपको उस दिन लगता है लाइन लग जाता होगा लोगों का ना, लोग रिक्वेस्ट करते हो कि हमारे इस पे आ जाइए, हमारे इस पे आ जाइए। तो आपको कभी खुशी कैसा लगता है? मतलब आपको लगता है कि हाँ, ठीक है या कभी-कभी ऊब जाते हैं? क्या क्या लगता है? नहीं, जो ऊबता है अपने काम से, वो तो कभी कामयाब नहीं होगा। मैं तो जी, कहता हूँ कि आप जो भी काम कर रहे हो, उसको बोझ मत जी, समझो। काम समझ के करोगे तो कुछ भारी नहीं लगेगा। 2 अक्टूबर को जी, मुझे सारे हिंदुस्तान से, सारे चैनल से कॉल्स आते हैं। जी, पर संभव संभव नहीं है कि मैं हर जगह जा सकूँ। तो जिस भी जी, शहर में होता हूँ, वहाँ का मेजर प्रोग्राम करता हूँ। बाकी आजकल तो मॉडर्न युग है कम्युनिकेशन का, तो मैं इस पर भी जी। जहाँ-जहाँ नहीं जा सकता हूँ, तो वहाँ इससे ही कवर करता हूँ, आप जैसे लोगों के साथ बैठकर। तो ये शुरुआत कैसे हुई? आपको कैसे मतलब कैसे आप मतलब खोजा कैसे गया कि आप बापू के रूप में इतना बड़ा देश है, एक अरब लोगों का देश है भारत, उसमें से आपको कैसे खोजा गया कि गांधी जी के किरदार में सही आप ही फिट बैठेंगे? इसकी भी कोई कहानी होगी, आप क्या वो शेयर कर सकते हैं? हाँ, मैं ज़रूर शेयर करूँगा।
जी, मैंने बताया मैं मूल रूप से भागलपुर का निवासी हूँ और जी, अब मैं अपनी बदकिस्मती कहूँ या खुशकिस्मती कहूँ, मैं काफ़ी सुखी संपन्न परिवार में पैदा हुआ। तो उस जी, ज़माने में हमारे घर को हवेली कहते थे, तो बाहर के जी, लोगों से मिलना-जुलना मना था। मैं बापू को, शहीद भगत सिंह को, नेताजी को काफ़ी पढ़ता था। स्कूलों में भी पहले प्रार्थना होती थी, तो मैं उसमें हिस्सा लेता था। तो बापू को मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा और 9 साल की एज में मुझे एहसास हुआ कि बापू जिस भेदभाव के लिए लड़ रहे हैं, मुझे भी इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो मैं विलेजेस में आस-पास के लोगों के यहाँ जाने लगा, उनके बच्चों से मिलने लगा, खाने-पीने लगा, तो मुझे लगा कि यही सच है। हवेली जी, में बंद होना वो सोने के जेल में बंद होने के बराबर था। तो मैंने अच्छा, अपनी फीलिंग्स स्टेट्समेंट कलकत्ता में 9 साल की एज में लिखना शुरू किया और उसके बाद से फिर ये तांता लगा चला गया। मुझे अच्छा, लगा कि उनकी आत्मा मेरे अंदर आ गई 9 साल की ही एज में। तो आज समझ लें आप करीब अच्छा, 65 साल मैं उनका जीवन जी रहा हूँ, लिटरली जी रहा हूँ। गरचे मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया, मैंने एमबीए किया, लेकिन मुझे लगता था कि मैं उसके लिए नहीं बना हूँ, मैं किसी और काम के लिए बना हूँ। तो मैंने जी, लगभग अपना आप पूरा जीवन। जी। आपको सर्टिफिकेट भी मिला ना बीबीसी की तरफ से शायद कि आप जैसा गांधी का किरदार कोई और नहीं निभा सकता। मतलब आपको हाँ, ऐसा कुछ मैं सर्टिफिकेट भी मैं जी, हाँ, मैं छोटी कहानी बता दूँ कि जी, मैंने इंजीनियरिंग पास कर लिया था रिकॉर्ड एज में, 18 साल 6 महीने में मैं बीटेक पास कर लिया था। तब जी, मेरी जी, हाइट 5 फीट भी नहीं थी शायद। मेरा जी, वज़न 35 किलो था। 35 अब किलो अच्छा, 35 केजीज़। मेरी मूछें-वूछें अच्छा, नहीं आई थी। तो अच्छा, मैं एक तो लिखता था काफ़ी अखबारों में और फिर मैं जी, भागलपुर में ही म्यूज़िक सीखता था कि मैं म्यूज़िक सीखूँ, ये करूँ, तो काफ़ी वो सब शौक मेरा अलग से था, जो इंजीनियरिंग से जी, कोई लेना-देना नहीं था। तो मैंने अच्छा, वो करना शुरू किया उसी एज से। जी, मैंने उसी एज से ये सारा काम पकड़ा और शुरू-शुरू में मैं फ़िल्मों में आया, जी, छोटे-छोटे कैरेक्टर रोल करता था। अ, अच्छा, हाँ, डॉक्टर, इंजीनियर, दादा, नाना इसका करता, बट मुझे कोई रिकॉग्निशन वैसा नहीं मिल पाया, जो कैरेक्टर रोल्स का होता है वैसा ही था। जी, लगभग मुझे याद पड़ता है लगभग 20-22 साल पहले 1980 की बात होगी। बीबीसी की टीम आई थी नेशनल लेवल पर गांधी जी को हंट करने के लिए। तो उन्होंने हर शहर में कोऑर्डिनेटर से बातें की, बुलाया। मेरा भी प्रोफाइल किसी ने भेजा था। तो जी, वो उन्होंने ओबराय, पुराना ओबराय जो वहाँ पर है निज़ामुद्दीन के पास, वहाँ पर मुझे बुलाया। तो मैं बचपन से मैं स्टेज पर एक्ट करता हूँ, नेशनल लेवल डिबेटर रहा हूँ, मतलब स्टेज तो मेरा घर आंगन था। मैं जी, ऑडिशन भी देता था, तो मुझे कभी परेशानी वैसी नहीं हुई। उस दिन मैं बहुत डरा हुआ था। एक तो बीबीसी बहुत बड़ा चैनल, दूसरे ये रोल बहुत कोवेटेड। जी, तो जब मैं वहाँ गया, तो 5-6 गोरे बैठे थे। तो अच्छा, उन्होंने, हाँ, वो एक बड़ा एक्सपेंसिव हैंडीकैम टाइप का लिए हुए थे उस ज़माने में। तो वो जी, सोफ़ा पर बैठ के मेरे से 2 मिनट बात किया, उसके उन्होंने कहा कि कैन वी गो टू द कॉफ़ी शॉप? आई सेड आई वुड लव टू। फिर हम गए कॉफ़ी शॉप में, वहाँ लगभग 1 घंटा उन्होंने बातें की, इधर-उधर की जी, काफ़ी सारी बातें, गांधी जी के बारे में भी की। उसके बाद गुड बाय किया, मैंने कहा कैन वी गो फॉर ऑडिशन? बोले नो योर ऑडिशन इज़ ओवर, तो विल लेट अच्छा, यू नो व्हेन, हाँ, विल लेट यू नो इन अ कपल ऑफ डेज़। वो बहुत तेज़ होते हैं। अच्छा, मैं घर पहुँचा, मेरे पीछे-पीछे उनका कन्फर्मेशन आ गया कि यू हैव बीन फाइनली सिलेक्टेड। तो मेरे तो समझो ओह! कि हाँ, यकीन नहीं आ रहा था क्या हो गया। सुबह स्क्रिप्ट आ गई और शाम को फिर टिकट आ गया, कलकत्ता जाना था। तब तक तो लोग मुझे देखते थे ऐसे-वैसे ही। हाँ, सब कुछ हो गया। टिकट आ गया, कलकत्ता जाना था। हाँ, कलकत्ता गया, तो वहाँ पर जैसा एक बड़े स्टार का रिसेप्शन होता है, ए फ्लीट ऑफ कार मेरे को रिसीव करने आई। वो बीबीसी वालों का बजट बहुत बड़ा होता है।
यहाँ तो छोटे-छोटे हम बनाते हैं। फिर वो किसी अच्छे होटल में हम रुके। नेक्स्ट डे वो ले गए हमें, एक गाँव है वहाँ पर, बर्धमान के पास एक गाँव है, विलेज। तो वहाँ पर बिल्कुल लगान फ़िल्म जैसा सेट लगाया हुआ था। सभी गोरे थे, मैं अकेला इंडियन था। पैट्रिक मार्क उसके डायरेक्टर थे, ये भी इंटरनेशनल लेवल के हैं। तो वो मेरे को ब्रीफ किया उन्होंने रोल के बारे में। मैंने कहा ठीक है, मैं करता हूँ। तो अगले दिन सुबह, जाड़े का दिन होता था, तो सुबह ही 5 बजे से वो आते थे। हम कैंप में अलग अलग रहते थे। तो शाम में कैंप फायर होता था, सेलिब्रेशन होता था। मेरे साथ धोती बांधने वाला एक उपाध्याय नाम का लड़का था, कलकत्ता से साथ गया था। वो बहुत हाईली पेड वहाँ पर रहा, उसको भी वही फैसिलिटी देते थे जो मुझे देते थे। चूँकि धोती बांधना गुजराती तब नहीं आती थी, मुझे भी नहीं आती थी। तो एनीवे, हमने जितना दिन वहाँ पर शूट किया, सुबह होने के पहले 10-20 हज़ार बंगाली पॉपुलेशन वहाँ घेर लेते थे कैंप को, और जहाँ-जहाँ हम शूट करने जाते थे वो पीछे-पीछे भाग के आते थे। 100 सिक्योरिटी वाले थे मेरे हिफाजत करने। तो मुझे लगा कि मैं स्टार हूँ। उसके बाद से पीछे नहीं देखा। अच्छा। फिर उसके बाद लाइन लगी, चूँकि गोरों का सर्टिफिकेट मिला, यहाँ पर लाइन लग गई। फिर मैंने काफ़ी फ़िल्में भी की, फीचर फ़िल्में की, एड फ़िल्म की। ऐसे मेरी शुरुआत अच्छा, हुई। फीचर फ़िल्मों में भी आपने काम किया। कितने फीचर फ़िल्म होंगे सर? देखिए, फीचर फ़िल्म में क्या प्रॉब्लम है कि वो लंबा-लंबा डेट लेते हैं। आप उनके जी, कॉन्ट्रैक्ट में आ जी, जाते जी। हैं, छोड़ के जाने। मैं अभी भी कहता हूँ, मेरा 16 घंटे में 4 घंटा लिखने और पढ़ने में जाता है, व्हिच इज़ माय फर्स्ट लव। आई एम अ वोरेशियस रीडर एंड अ ओके। वोरेशियस राइटर। सेकंड है मेरा ये मीडिया का काम, टीवी चैनल एंड फ़िल्म। और 50% माय या टाइम अपना मेन पेशा है, ब्रांडोलॉजिस्ट के तौर पर ब्रांड क्रिएशन, ये सब करता हूँ। तो मैं अच्छा। उतना टाइम एट स्ट्रेच नहीं दे पाता। तो मैंने कम फ़िल्में जी, की है। जी। अच्छी फ़िल्म, जो बड़ी फ़िल्म की है, वो सुभाष घई के साथ की थी, कृष्णा नाम की फ़िल्म। वो इंग्लिश और अच्छा, हिंदी 2 कृष्णा नाम की लैंग्वेजेज़। फ़िल्म आपने की। हाँ, उसमें हिंदी और इंग्लिश में 2 लैंग्वेजेज़ में बनी थी। तो सुभाष जी। घई जी स्पॉट पर मुझसे इंग्लिश में लिखवाते हुए थी डायलॉग। तो अच्छा। वो मेरा बड़ा अच्छा एक, हाँ, वो जानते थे कि मैं लिखने पढ़ने और सारे अखबार में लिखता था। वो मुझे गांधी जी। जी ही कहते थे। तो उससे मेरी ख्याति मिली और मैं फिर आगे बढ़ता चला गया। मैंने करीब 150 फ़िल्में की हैं, कमर्शियल्स किए हैं, सभी चैनलों में भी आता हूँ। लेकिन जी, जी। मुझे पहचान मिली है एज़ महात्मा गांधी। अब जहाँ भी फंक्शन होता है दिल्ली में, बड़ा से बड़ा सरकारी, गैर सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में, तो मैं एज़ अ चीफ गेस्ट मुझे बुलाते हैं। तो ये एक छोटे से शहर भागलपुर के रहने वाले के लिए बड़ी इज़्ज़त की बात है। कारण ये है कि मैं बड़ी लगन से काम करता हूँ, जो भी करता हूँ मैं बड़ी लगन से करता हूँ। नेगेटिविटी मेरे में बिल्कुल नहीं है, ना मुझे किसी चीज़ का लालच, ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में हूँ, ना मुझे अथाह पैसा कमाने की ख्वाहिश है। कंटेनमेंट होना ही चाहिए, और जी। जो इज़्ज़त और उसमें मज़ा है वो पैसे में क्या होगा, पैसा तो आना-जाना चला जाएगा। तो आज अगर आपको क्या, चूंकि आप कह रहे हैं कि हमने बापू के किरदार को मैंने आत्मसात कर लिया है, क्योंकि आपने इतने फिल्मों में किया और आपको एक सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है जिसमें कि कहा गया है कि इतनी आबादी में, मतलब आपसे बेहतर जिस ढंग से आप बापू का किरदार पर्दे पर उतारते हैं उतना कोई और नहीं कर पाता। ये उनका मानना है, जो कि बीबीसी जैसी संस्था है उनका। तो हाँ, हाँ, वही मैं, उनका जी जी, आप बीबीसी कुछ वालों कहना का चाहेंगे, लेटर, कहिए। जी जी, वही मैं बीबीसी कह में, रहा हूँ। हाँ, लेटर, वो जिन्होंने लिखा है कि इतना मुश्किल सिचुएशन में हमने बहुत जी। कड़े सिचुएशन में शूट किया, भीड़ से बचना पड़ता था, रेलवे ट्रैक पर पैदल चलना पड़ता था, बहुत सारे पुलिस बचा के कई बार मौत से बचे, वो प्यार से आते जी। थे वो। जी। तो मुझे इतना कुछ मिला। तो बीबीसी वालों ने बहुत तारीफ़ें लिखी थी, ये भी कहा था कि नोबडी हैज़ कम एज़ क्लोज़ टू महात्मा गांधी बिसाइड्स बेन किंग्सले। तो नो अदर एक्टर एनीवेयर इन द वर्ल्ड। दूसरा, किसी एक एक्टर ने किसी एक कैरेक्टर को 40 बार नहीं जिया स्क्रीन पर। दिस इज़ ऑल्सो ए नेशनल रिकॉर्ड कि एक एक एक्टर ने 40 बार उसी कैरेक्टर को जिया। तो वो मेरे लिए, वो जो 40 उनका में। लेटर,
हाँ, वो जो लेटर है मेरा, वो मेरे लिए करोड़ों रुपए के चेक से पड़ा है। वो बहुत बड़ा। बिल्कुल, वाक़ई ये आपके लिए तो मतलब गर्व की बात है ही आपके लिए, लेकिन ये हम भागलपुर वालों और समस्त अंग महाजनपद वालों के लिए भी एक गर्व की बात है कि इस पूरे बेशक। देश में या पूरे विश्व में एक ऐसा आदमी जो भागलपुर का आदमी है, उसके जैसा बापू का किरदार, जो बापू विश्व के फिगर हैं एक, उसका किरदार कोई और उससे बेहतर नहीं निभा सकता। वही मैं कह रहा हूँ, मैं ये बापू को आपको हर किसी ने देखा होगा टीवी पे, फिल्मों में, सीरियल्स में, लेकिन शायद बहुत कम लोग जानते थे कि आप भागलपुर के रहने वाले। और हमारी कोशिश भी यही रहती है कि हम उनको बताएं कि जिन बापू को आप टीवी पे देखते हैं, फिल्मों में देखें, वो हमारे अंग महाजनपद से हैं। सर एक सेकेंड बस, मैं अपने दर्शकों से भी कहना चाहूँगा, आपके कुछ सवाल हैं, आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो आप लाइव कमेंट में आप डाल सकते हैं। बहुत लोगों के कमेंट आए हैं, मैं वो पढ़कर सुनाऊंगा भी। या बापू से कोई सवाल है, कैसर जानी जी से आपका कोई सवाल है, आप कमेंट में लिखें, मैं सवाल पूछ लूंगा, आपके सवाल को बापू से पूछूंगा, वो जवाब दे देंगे। आ, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, कोई लिख रहे हैं बापू की जय, भागलपुर के आइकनिक फिगर हैं अंकल। अफसर जी लिख रहे हैं नाइस करिए, लिख रहे हैं बापू जी की जय, हम सभी के लिए गर्व की बात है। लालचंद सिंह जी लिख रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे दर्शकों से अनुरोध है कि आपके अगर कोई सवाल है बापू से, आप वो पूछ सकते हैं कमेंट के जरिए, हम उनको लाइव अभी उनसे पूछेंगे और बापू से जवाब भी ले लेंगे। सर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो अच्छा, ये चीज हम जानने की बड़ी उत्सुकता है कि गांधी जी का, ठीक है, एक तो चल पड़ा कि बीबीसी से आपका सिलेक्शन हो गया और आप बापू के किरदार में ढल गए और हर जगह करने लगे, लेकिन ये पहली बार आपको कब आया कि मैं बापू की तरह, आपको पहले कभी एहसास हुआ था कि आप बापू की तरह दिखते हैं या बापू की तरह कुछ ऐसा है? ये कब, कैसे ये आया, ये बताएं। नहीं, या देखिए पहली बार बात क्या है। बीबीसी में सिलेक्शन हुआ तभी पता चला कि अच्छा मेरे में बापू नहीं जैसे नहीं कुछ? नहीं नहीं, मैं तो महात्मा गांधी के जीवन जी रहा था। और जी तब तक ये सारे चैनल भी नहीं थे, कोई प्रोग्राम नहीं होता था। लेकिन मैं तब से ही कई दशक हो गए, मैं जी। उनके बचे हुए काम उसको पूरा कर रहा हूँ। मेरा अच्छा मेरा था सद्भावना, साक्षरता, अच्छा। स्वच्छता, नारी सशक्तिकरण, नशा मुक्ति, ग्रामीण उद्योग, वैकल्पिक रोजगार, एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाना, ये सारे विषय पर मैं काम करता था पूरे देश में घूम घूम के। तो मुझे बहुत अच्छा अच्छा रिस्पॉन्स, हाँ, यूनिवर्सिटीज़ में भी मैं जाता हूँ, काफ़ी सभी यूनिवर्सिटी वाले मुझे बुलाते हैं। तो स्टूडेंट्स को भी मैं कहता हूँ कि देखो, ये ज़रूरी नहीं कि तुम इंजीनियर या डॉक्टर बन के अपना करियर बना सकते हो। 1000 करियर ऑप्शन है, जो आप अगर दिल में लगन हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते बिल्कुल। हो। तो आप पॉजिटिविटी होना यूनिवर्सिटी बहुत जाते जरूरी हैं? जी जी जी। आप यूनिवर्सिटी है। जाते हैं तो क्या पढ़ाते हैं? बापू की लर्निंग्स को शेयर करते हैं या कुछ अलग, क्या पढ़ाते हैं? देखिए, सच तो बात ये है कि चाहे जी वो बड़ा से बड़ा फंक्शन होता है, इंटरनेशनल जी कॉन्फ्रेंसेस भी होती है, उसमें मुझे जी बुलाते हैं। बाकी जो स्पीकर आते हैं, जी एक तो अगर 3000 आदमी, इसमें 2000 तो फंस के आते हैं, उनको आना ही है। जी। तो वो, उनको ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है, वो जो स्क्रीन पर पढ़ाते हैं लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो जब मुझे जी बुलाते हैं तो मैं उनको सच सच बताता हूँ, एंड ग्राउंड रियलिटीज़, अपने साथ बीते हुए वाक़यात ज़िंदगी के बताता हूँ, शेर शायरी करता हूँ। वो जी। अगले दिन चैनल में, सारे अखबार में फ्रंट पेज पर आ जाता है। तो इसलिए भी बुलाते हैं लोग कि उनके इंस्टीट्यूशन का थोड़ा पब्लिसिटी भी होती है। और लड़कों को मैं तो चाहता हूँ कि उनको मोटिवेट करूँ, जेनुइनली मोटिवेट करूँ, जेनुइनली। तो वो मैं करता हूँ। तो अच्छा, लोगों को, लड़कों को मोटिवेट करते हैं, और मैंने सुना भी है कि आप इस दिशा में काम भी करते हैं कि आगे मतलब अपना वो भविष्य कैसे बनाए, पॉजिटिविटी लाइफ में कैसे बनाए रखें। तो ये सब आप पहले से खुद से भी करते थे या फिर गांधी जी के को आत्मसात करने का असर है ये? नहीं, जब से 20-25 साल हो गए मुझे, जो फुल टाइम गांधी जी का रोल करने लगा। रोल तो मैं करता ही था, छोटा मोटा रोल करता था, लेकिन गांधी जी का रोल करने लगा, ये बीबीसी वॉज फर्स्ट मेजर ब्रेक। उसके बाद तो ओके। लाइन लग गई, लाइन ओके। लग गई। मैंने अगर 150 फिल्म की है तो 300 रिव्यूज़ भी किया है।
तो हाँ, अब ये सब लोग बहुत बड़ी चाहते बात है कि आजकल कोई नहीं जो रिफ्यूज़ नहीं करता। लेकिन आपने जो नहीं है नहीं जी, मैं उसको कहूँ, मैं विज्ञापन में आप किस कंपनी का नाम बताएं, जितनी मल्टीनेशनल है, जितनी सरकारी संस्थाएं हैं, सबका मैं उनकी फिल्मों में काम किया है, उनके लिए मॉडलिंग किया है। लेकिन मैंने ज़िंदगी में कभी शराब, तम्बाकू इस तरह का कोई ऐड में काम नहीं किया। मैं स्ट्रेट में कहता हूँ मुझे इसमें मत डालो, मैं नहीं करना चाहता इसको। मैं प्रमोट कभी नहीं करूँगा नशे को, कभी नहीं शराब को। तो मैं तो उस नेचर का हूँ, वैसा ही करता हूँ। एक दर्शक का सवाल आया है, साना कैसर खान जी हैं, इन्होंने पूछ रहे हैं, व्हाट इज़ योर फेवरेट फूड? सच बताऊँ, गांधी जी भी झूठ नहीं बोलते थे। जी, जी, मैं एक काफ़ी मॉडर्न मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ था। तो जी। बचपन में मैं ऐसे मुझे पता नहीं, पैदाइशी ऐसा था कि घर में सब खाते थे। चिकन, अंडा, मक्खन, मटन मैं नहीं खाता था, मैं अवॉइड करता था। अब 20-25 साल से आप जब नहीं खाते थे? चैनल पे, अच्छा, हाँ खाता था। अब 20-25 साल से जब चैनल पे आने लगा, तो या प्रोग्राम किसी भी प्रोग्राम में जाओ, तो 1000 आदमी है तो 2000 कैमरे सबके पास होते हैं। अच्छा, वो अगर देख लेंगे बापू चिकन कर रहे हैं, तो मेरे आने के पहले वो चैनल पर अखबार में छपती है। तो आप समझिए कि अच्छा, मेरी वो मजबूरी भी हो गई, तो और आदत भी हाँ, बन गई। तो अब मुझे मुझे नॉन वेज अच्छा नहीं लगता, मैं वेज पसंद करता हूँ, दिल से पसंद करता हूँ। लेकिन हाइजीन का ख्याल रखता हूँ, हाइजीन हो, ना मुझे कोई हाँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये कोई बड़ा कास्ट क्या खा रहा है, छोटा कास्ट, बंगाली, बिहारी, हिंदू, मुस्लिम, किसी का नहीं, किसी के यहाँ भी जहाँ साफ-सुथरा काम हो, वेजिटेरियन खाना, मैं बहुत खुशी-खुशी खाता हूँ। अच्छा, मतलब अब आप वेजिटेरियन ही खाना खाते हैं, नॉन-वेज अब आई नहीं वुड से खाते हैं। हाँ, आई वुड से 99% ओह! वेरी नाइस। मुझे और किन्हीं पसंद का नहीं है। सवाल हो और किन्हीं का सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। हम इसी तरह बापू से पूछेंगे और उनसे जवाब भी लेंगे। जी, तो चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम ये जानना चाहेंगे कि और क्या-क्या करते हैं आप? मैंने कहा मैं 16 घंटे में डेली तो नहीं, मेरा एवरेज महीने का लेंगे तो मैं 25% टाइम लिखने और पढ़ने में बिताता हूँ। मैं तो पढ़ता क्या काफ़ी हूँ। अच्छा, हाँ? तो बापू बापू के बारे में तो आप सब कुछ पढ़ चुके होंगे, बापू नहीं के नहीं, बारे में तो सारी बापू के किताब बारे में तो मैं ए, बापू मेरे अंदर है, इतना मैंने पढ़ा है। तो इस वजह से मुझे बापू का कैरेक्टर निभाने में मुझे कोई इम्प्रोवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने 45 मिनट्स का 45 पेज का डायलॉग्स हाँ, 6 घंटे के अंदर रिकॉर्ड करके टेलीकास्ट करवाया या फ़िल्म में किया। जो कि 45 पेज के डायलॉग्स रिकॉर्ड छः याद कर मतलब उसको 6 करके आपने घंटे रिकॉर्ड घंटे किया में, अच्छे हाँ, से? उसमें जो है, जो डबिंग का पोर्शन वो भी इंक्लूडेड। बाकी अच्छा, जो सेलिब्रिटी एक्टर्स हैं उनके साथ, सबके साथ मैंने काम किया है। वो अच्छा। बहुत बड़े-बड़े हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू डायलॉग डिलीवरी वो फंबल करते हैं, भूल जाते हैं। मुझे जो जी, इंजीनियरिंग जी। कॉलेज रटने की आदत हो गई थी, वो अभी काम में आ रही है। मैं अच्छा। एक बार पढ़ता हूँ, मुझे याद हो जाता है। वो एक एडवांटेज है मेरा। जी। और मैंने सुना है कि आप भागलपुर और इस इलाके में अंग महाजनपद के इलाके में भी आप बहुत मतलब सामाजिक कार्यों में भी बहुत इन्वॉल्व रहते हैं। गांधी जी का तो किरदार चलो एक मतलब हो गया, चलो एक पार्ट हो गया आपके कैरेक्टर का। लेकिन मैंने सुना है कि आप सामाजिक कार्यों में भी बहुत इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ के युवाओं को, वहाँ के लोगों को आप प्रोत्साहित करते हैं। तो वो किस तरह से करते हैं और क्या लोगों को कहना चाहेंगे आप? देखिए, आपको कोई भी अपना मैसेज पहुँचाने के लिए फ़ोरम चाहिए। ये तो जी। मुझे बहुत आसानी से सरकारी, गैर सरकारी, एनजीओ, वो फ़ोरम मुझे मिल जाता है, गांधी के रूप में। ओके, जी। तो मैं उस फ़ोरम पर मुझे ऑडियंस मिल जाती है बहुत। तो मैं उनसे कम्युनिकेट करता हूँ, मैसेज पहुँचाने के लिए। मैं निराशावादी बिल्कुल नहीं हूँ। आज निकल अच्छा, मैं सारी दुनिया घूमे हुआ हूँ, मैंने बताया मैं काफ़ी ट्रैवल किया हुआ हूँ। तो जी। लेकिन मैं हाँ, अभी भी कहता हूँ, गर्व के साथ कहता हूँ कि एक तो पहला गर्व है कि मैं आंध्र प्रदेश से हूँ, यहाँ का रहने वाला। दूसरा है कि मैं भारतवासी हूँ,
और भारत से अच्छा हमारी पुरानी संस्कृति जो पुरानी है, अभी वाली नहीं, वो वर्ल्ड में इसका कोई मैच नहीं। हम उसको छोड़ रहे हैं, दुख की बात है, हम उसको छोड़ रहे हैं। नशा बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है। नशे के लिए भी मैं काम करता हूँ नेशनल लेवल पर। नशा बहुत अच्छा। बुरी बीमारी, हाँ, बिहार में भी बहुत ज़्यादा ही है। तो मैं उनके बीच में काम करने की कोशिश करता हूँ। एक दिन में रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे, टाइम तो लगेगा ही, बट आज नहीं कल। मुझे लगता है कि ये अभी ट्रायल का पीरियड हमारा है। अफ्लुएंस आना बाकी है, खराबी भी लेके आती है। ये आपके मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम भी उसके लिए जिम्मेदार है। तो इसके बावजूद भी उनकी भाषा में मैं काफ़ी सारी लैंग्वेजेस बोलता हूँ। तो और मुझे पता है कि ऑडियंस से कनेक्ट करने के लिए अब कहीं पर कॉलेज के फ्रेशर्स शराब पी के डांस कर रहे हैं, एनुअल फेस्ट कर रहे हैं, उसमें अनूप जलोटा जी अगर भजन गाएंगे तो उनको भगा देंगे, वो मिसफिट करेंगे। जी। तो उसी प्रकार जो यहाँ पर बड़ा बड़ा पूजा का समारोह होता है, औरतें आती हैं हज़ारों, उसमें हनी सिंह जाके रैप गाने लगेगा तो वो मार खा जाएगा। तो इसलिए एक इंसान को भी जी। जैसा सामने वाला है उसके हिसाब से अपने को स्केल डाउन या स्केल अप करना पड़ता है। तो वो कला है, ईश्वर अल्लाह ने मुझे दिया है वो कला। मैं बहुत जल्दी उनसे घुल मिल जाता हूँ। ऐसे भी इंसान को कुछ भी आप अचीव कर लें, आप में निम्रता होनी चाहिए। अगर झुकाव है और आप सच बोलते हैं तो आपकी बात सुनते हैं। ऐसा नहीं हुआ है कि सब कुछ खत्म हो गया, बिल्कुल सुनते हैं। और मुझे बहुत खुशी होती है कि कुछ 2000 में अगर 100 लोग भी सुधर गए तो वो फिर बहुत बड़ी बात है, वो चेन रिएक्शन फिर होने लगता है। तो एक एक दर्शक का सवाल है जो मैं पढ़ पा रहा हूँ कि आपकी दिनचर्या क्या होती है? दिनचर्या, आपकी मैं दिनचर्या बहुत क्या होती है? मैं बहुत अर्ली राइजर हूँ। कहते हैं कि जो अच्छा। सवेरे उठता है, हाँ, सवेरे उठना उस समय सभी धर्म में उसी समय जो है रोजी आती है, मतलब कि और बरकत को प्रॉस्पेरिटी। कहते हैं। अगर आप जी। सोए रह गए तो कई नुकसान आते हैं। एक तो हेल्थ खराब होगी। अभी क्या बच्चों का है कि रात को 2 बजे 3 बजे रात तक मोबाइल से खेलते हैं और वो 11 बजे से उठते हैं। एक तो सुबह का बड़ा पॉजिटिव टाइम होता है, 6 से 11 5 घंटा तो वो लूज करके 11 बजे शुरू करेंगे तो उनको टाइम बहुत कम बचा। तो जी। उससे मैं बहुत अर्ली राइजर हूँ और तभी मैं सब कुछ करने के बाद 7 साढ़े 7 पर अपने डेस्क पर बैठ के काम में लगता हूँ। अच्छा। हाँ, दिन में खाने के बाद मैं जी। खाना भी बहुत सादा खाता हूँ, नहीं के बराबर खाता हूँ, नहीं के बराबर। अच्छा। अच्छा। हाँ, नहीं के बराबर खाता हूँ, फल वल खाता हूँ ज़्यादा। तो हाँ। आधा घंटा पौन घंटा मैं सिएस्टा कहते हैं, थोड़ा देर के लिए नैप लेता हूँ, उसके फिर उठ या जाता हूँ। दोपहर इसके की नींद, पावर नैप। हाँ हाँ, उससे बहुत एनर्जी आती है और फिर जी। मैं अपने काम में लग जाता हूँ। तो विजिटर्स मेरे पास बहुत आते हैं और जो आते हैं वो, अच्छा। हाँ, बहुत आते हैं, यहाँ भी आते हैं। 20-20, अच्छा, बहुत 25 आते हैं। बहुत आते हैं, 20-20, 25 आते हैं। वो वो किस सब किस तरह के काम के लिए आते हैं? हाँ। आते हैं कि अभी हम मेरा कुछ नहीं हुआ, इंजीनियरिंग नहीं पढ़ना चाहते हैं, क्या करें? हाँ। तो उनको अच्छा। उनको मैं हाँ, उनको मैं असेस करके गाइड करता हूँ कि आप ये करो, ये करो, ये करो, ये कर सकते हो। तो अच्छा। एक एक शायद आपके पास वो वीडियो भी होगा। मैं कोरोना के टाइम में मैंने आह्वान किया था कि आप जो कोरोना से जा रहे हो बिहार वापस, तो इधर दिल्ली मत आना, अब अपने गांव जाओ, वहीं पर आप रोजगार तलाश करो, वहाँ पर सोना रखा है। इंडिया तो कृषि प्रधान देश है, उसको हम छोड़े जी। हुए हैं। फॉर्चुनेटली अभी मैं काफ़ी कॉन्फ्रेंसेस में इधर भी मीटिंग्स में गया, यहाँ पर अच्छे अच्छे पढ़े जी। लिखे एनआरआईज भी, स्पेशली जो एल्डरली है, वो वापस आके सुकून पाते हैं, कहते हैं कि विदेश में वो नहीं था जो यहाँ है। तो यहाँ। मैं उनके साथ जुट के काम करता हूँ और अक्सर देखा है कि जो ऑडियंस होता है वो रोने लगता है कि हमारी आंखें किसी ने नहीं खोली थी। तो अच्छा, अब आप आई ये आई कह रहे हैं कि बहुत लोग वापस लौट रहे हैं? हाँ, आज आज भी बेचारे लौट रहे हैं। क्यों लौट रहे हैं? जब जी। 80% 90% रोजी गांव में पड़ी है। अब मैं कहता हूँ बिहार को ही आप बनो ना, पंजाब बना दो, अहमदाबाद बना दो,
कुछ भी बना सकते हरियाणा हैं। बना दो, अहमदाबाद बना दो, हरियाणा जी बना दो, बिल्कुल जो भी बिल्कुल। जी आप जी जी। जापान जापान बना दो, हाँ, एकदम जो लोग संभव। काम करने जो बाहर जा रहे हैं, यहीं सुविधा दे दो, यहीं काम करें। जी तो बिल्कुल। अभी भी मैं एक था कॉन्फ्रेंस में, वहाँ पर बोलने को कहा, मैं कहा देखो आप जितने बैठे हो सब बेचारे लो ही इनकम वाले थे। मैंने कहा आपको हम्म, कोई निराशा की ज़रूरत नहीं है। आप ही में से हम्म, तेंदुलकर है, आप ही में से कोई लता मंगेशकर निकल के आएगी। एक गोपाल नाम का एक बच्चा है, थाना बीपुर रोड साइड का है, वो तो काफ़ी जी अच्छा नाम हो गया, उसने काफ़ी सारे इनोवेशंस किए हैं। तो जी कोई भी कर सकता है, जो भी चाहे इसमें आगे बढ़ सकता है। एंड पैसा, सुख, दूसरों को रोजगार देने का मौका, बिहार के लोग क्यों बाहर जाए, या किसी एक स्टेट वाले दूसरे स्टेट में क्यों जाए, अपने स्टेट में ही काम जी। करें। बहुत स्कोप है। मतलब पैसा तो सड़कों पर रखा हुआ है, उठाने वाले की नज़र चाहिए। अभी थोड़ा लोग मिसगाइडेड हैं, तो मैं उनको रास्ते पर लाने की कोशिश करता हूँ, ये मेरा प्रयास रहता है। आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी कुछ देर पहले, और अभी भी आप जो कह रहे हैं कि बहुत मिसगाइडेड यूथ्स हैं, वो सही में मैंने भी कई बार देखा है कि भागलपुर, खासकर उस इलाके के लोगों में ड्रग्स और इसकी लत लग गई है बहुत, है ना? तो हाँ, ये सही बात है, ये बहुत बड़ी समस्या ये भी ये है। कड़वा सच है, चूंकि भागलपुर का लोकेशन वो ऐसा है, ये जी इधर से नेपाल भी जुड़ता है, इधर बांग्लादेश भी है, और ये म्यांमार, वो सब सब जगह जहाँ जहाँ से ड्रग्स का बिजनेस होता है, वो जी भागलपुर उसका बड़ा हब बन गया है। तो यहाँ पर बहुत सारे ड्रग यूजर्स तो हैं, ड्रग के जी। सप्लायर्स हैं। अ, अफसोस की बात है कि वो उनको ठीक से हैंडल नहीं कर पाए। गवर्नमेंट को और सख्ती चाहिए, और हाँ, सख्ती जिस चाहिए। तरह से हम हमारे बिहार में शराबबंदी लागू है, इसमें तो और इन सब चीजों पे सख्ती लागू होनी चाहिए थी, और सब फिर भी कहते हैं कि वहाँ शराब भी मिलता है आराम से, और ये ड्रग्स की जो लत है, ये तो लगता है कहीं असल क्या है कि पंजाब को ना पीछे छोड़ दे। हाँ, वाकई है कि अभी साइबर क्राइम बहुत हो रहा है, चूंकि ये लत लगी पैसों की। तो वो जी। भागलपुर इज नंबर वन डिस्ट्रिक्ट इन ऑल ओवर इंडिया। साइबर क्राइम में नंबर वन भागलपुर है। साइबर क्राइम कैसे क्या होता है? मतलब साइबर वहां पे चूंकि साइबर साइबर क्राइम तो समझ रहे हैं लोग, मतलब भागलपुर में किस तरह का साइबर क्राइम हो रहा है जो कि चूंकि मतलब यहाँ हम। पर इसके तार जुटे हुए हैं, सिलीगुड़ी, जामताड़ा और भागलपुर, ये अच्छा सब जगह। हाँ, बंगाल का एक कोई और जगह है। ये सब जो जी जी। है वो साइबर क्राइम का ट्रेनिंग सेल है। तो वो पैसे की कमी होती है, वो किसी का छीन लेते हैं मोबाइल, उसको बेच के वो फिर ड्रग खरीदते हैं। तो साइबर क्राइम में बहुत आसानी से पैसा होता है। वो आपके अकाउंट से 10,000, 20,000, लाखों रुपया निकाल लेते हैं, ठगी कर देते हैं फॉल्स प्रॉमिस करके। तो जी भागलपुर इज़ नंबर वन इन साइबर क्राइम पूरे इंडिया में। तो यहाँ अच्छा। साइबर साइबर पुलिस का ऑफिस बन गया है। तो अब वही है कि इच्छा शक्ति भी तो होनी चाहिए। तो सब लोग करते, मैं तो हारा नहीं, मैं तो अभी भी ये कोशिश कर रहा हूँ कि इनको अब कहते हैं हमारे यहाँ, सच ही है कि यहाँ हमारे यहाँ कानून स्ट्रिक्ट नहीं है। अभी कोई कंट्री का, इंडोनेशिया में कोई पकड़ा है शराब पीने वाला, मना जी है, तो जी। सीधा उसको फांसी लटका दिया। बहुत सी कंट्री में है कि अगर जो चोरी करता है वो मिले तो उसका हाथ काट दो। वी नीड दैट काइंड ऑफ स्ट्रिंजेंट लॉ। गरचे इनह्यूमन है, लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो पूरा पीढ़ी खराब होगी, पूरी पीढ़ी खराब होगी। तो उसको कहीं ना कहीं तो रोकना पड़ेगा। आज कानून का डर खत्म हो गया है। सबसे बुरी बात यही कि कानून से नहीं डरते हैं। तो इस तो सिस्टम को मैं चेंज, जी जी, जी जी, आप बोल रहे हैं। जी मैं कहता हूँ इस सिस्टम को चेंज करने के लिए सभी का योगदान चाहिए। आपका चाहिए, आप लोग तो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, फोर्थ पिलर ऑफ गवर्नेंस। तो मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट इसमें भी मिलावट आ गई। जी हाँ, वो मिलावट क्या, बहुत बहुत मिलावट आ गई है, उस बात से हम सहमत हैं। मैं ये पूछ रहा था सर आपसे कि आपको क्या लगता है, अब एक बार, अच्छा हाँ, एक अगला सवाल करूं इससे पहले मैं एक बार फिर अपने दर्शकों से कह दूं कि बहुत लोगों ने सवाल पूछा, हमने उनके सवाल आप बापू से लाइव पूछे। आपके भी मन में कोई सवाल है उनके बारे में, उनसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट में अपना सवाल लिख के भेज दें, मैं अभी उनसे पूछूंगा, तुरंत लाइव उनसे पूछूंगा।
और वो जवाब देंगे। राजीव रंजन राय जी हैं जिन्होंने लिखा है ग्रेट इंडीड, थैंक यू। इसी तरह हाँ, मैं ये कहता हूँ कि आप चूंकि वहां पे आपको प्रशासन के लोग भी जानते होंगे, स्थानीय लोग तो जानते होंगे, तो प्रशासन से और सरकार से, चूंकि ये आप 3-4 जगह लाइव हो रहा है एक साथ, तो काफी ज्यादा संख्या में लोग देख रहे हैं। फेसबुक पे अनुवानित ग्रुप है, फेसबुक पेज है, यूट्यूब है, ट्विटर है, हर जगह लाइव एक साथ जा रहा है। तो बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं, जैसे कि मैं बीच बीच में जो ठीक कमेंट है मैं उनसे सवाल आपको बता देता हूँ, कमेंट भी बताता हूँ। तो आपको क्या लगता है, प्रशासन, क्या उनको अंदाजा नहीं होता होगा इन सब बातों का? वो क्यों नहीं एक्ट करते हैं? खासकर जो युवाओं में जो ड्रग्स की लत है, आप नशा मुक्ति अभियान पे काम भी करते हैं, सिर्फ अंग जब महाजनपद या भागलपुर में, आप पूरे देश के लेवल पे काम करते हैं। तो इसमें क्या लगता है, प्रशासन को भी तो पता ही होगा ना, तो वो एक्ट क्यों नहीं करते? नहीं, प्रशासन को मैं 100% दोष तो नहीं दूँ, चूँकि अच्छा। हमारे यहाँ जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, वो जो अंग्रेज छोड़ के गए हैं वही चल रहा है। जी उनके यहाँ कोई आईजी, डीआईजी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उनके यहाँ नहीं होता। वो तो हमारे यहाँ रूल करने के लिए उन्होंने रेड टेपिज्म वाला कैडर बनाया था, वो अभी भी हम कैरी कर रहे हैं। एक जी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, उसके ऊपर जितना भी पॉसिबल डिपार्टमेंट उसका लोड उसके ऊपर है, उसको जी तो सोने की फुर्सत नहीं। तो वो कोशिश तो ज़रूर करते हैं, मैं नहीं कहता वो कोशिश नहीं करते हैं, हर जगह जाते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, वो करते हैं, लेकिन नीचे-नीचे जो इतना कैडर रेटेपिज्म का है, उसको जिंक्स को तोड़ना है, वो बहुत मतलब ज़रूरी है। कोशिश कम पड़ जा रही है उनकी, थोड़ी कोशिश और बढ़ाने की जरूरत नहीं, मैं नहीं कहता, ऊपर वाले जो शासक है, ऊपर लेवल वाले, है। जी वो तो चाहते हैं कि करूँ, वो मेहनत भी जी करते हैं, वो जी मेहनत भी करते हैं। यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, भी यंग हैं, बिल्कुल यंग लड़का ही है, सुब्रतो। अच्छा, हाँ, सुब्रत कुमार सेन जी डीएम है जी। हाँ, तो वो मुझे नहीं लगता है कि सोते-वोते भी है कि नहीं। तो लेकिन अच्छा। नहीं, हाँ, नहीं, बहुत काम करते हैं। काम तो बहुत अच्छा। करते हैं, बेशक बहुत काम करते हैं। एक डीडीसी है, बिल्कुल यंग लड़का, वो भी। तो ये अच्छा। लोग इनमें कोई वो नहीं है। बाकी हाँ। फिर नीचे जो है डिपार्टमेंट जो है, वो फाइल का चक्कर है, वो छोटा बाबू, बड़ा बाबू, मझला बाबू होते-होते ऊपर तक जाते-जाते वो फाइल ही डाइल्यूट हो जाता है, या जब तक जो मुद्दा उठाए वो मर जाता है। तो इस सिस्टम को थोड़ा रीडिज़ाइन करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिस तेज़ी से हम लोग बढ़ रहे हैं, आई विश के स्टेबल गवर्नमेंट बने। मैं चाहता हूँ स्टेबल गवर्नमेंट बने, तो अगला 10 साल के बाद वाक़ई इंडिया विश्व गुरु हो जाएगा। हर अध्यात्म में तो हो ही गा, वो अभी भी है, जी अभी भी है, जी अध्यात्म में अभी भी है। वो बाकी फील्ड में भी हम बहुत ऊपर जा सकते हैं। हमारे यहाँ इतना इंटेलिजेंट रेस है, जो सो कॉल्ड डेवलप्ड नेशंस हैं, उनके यहाँ आईक्यू बहुत लो होता है। हमारे यहाँ के लोग बड़े तेज़ हैं, इसीलिए जी जहाँ जहाँ गए वो बड़े बड़े पोस्टों में जाते हैं। उनको फिर वापस रिवर्स माइग्रेशन करके आ भी रहे हैं, आना भी चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं, थोड़ा सा रिफॉर्म होगा। वेट फॉर अनदर 2 ईयर्स, जब थोड़ा नई गवर्नमेंट स्टेबल आएगी। अभी तो लगता है कब उलट जाएगी, कब इलेक्शन हो जाएगा, ये भी तो इशू है ना। तो अभी होता ही नहीं इलेक्शन, 2 साल के बाद फिर तैयारी शुरू हो जाती है। जी। वही काम करते तो हैं फिर ये, वो। तो आप मैं चूंकि मैं समझ रहा हूँ समय भी हो रहा है और आप शायद आपको लेट भी हो रहा होगा। अब मुझे ये बताइए, आपका युवाओं के लिए, जो हमारे क्षेत्र के युवा हैं, जो हमेशा करियर की केस में चिंता में बहुत ज्यादा वो खपे रहते हैं ना, उनको हमेशा लगता है क्या करें कैसे करें, वो परेशान भी होते हैं, नौकरियों की संख्या ज्यादा है नहीं, जबकि बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है। तो वैसी स्थिति में युवाओं को क्या अप्रोच होना चाहिए? युवा वो किस तरह से अपने लाइफ के प्रेशर्स को, नौकरी के प्रेशर्स को, जो जद्दोजहद है उसमें कैसा अप्रोच उनको मेंटेन करना है? क्योंकि आप मोटिवेशनल स्पीकर भी रह चुके हैं, लोगों को आप मोटिवेट भी करते हैं, इसलिए ये मेरा सवाल है। जी मैं तो और राइट उनको दोष नहीं देता, जी वो हालात के शिकार हैं। जी क्यों हैं? चूँकि उनको पढ़ लिख के रोज़गार नहीं मिलता है, वो जी फ्रस्ट्रेशन में आते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, फिर ड्रग का सहारा लेते हैं। तो अगर जी उनको ऑल्टरनेट वैकल्पिक कोई रोज़गार या ऐसा कुछ रास्ता दिखाया जाए, जो मैं करता हूँ, कर रहा हूँ, तो वो अच्छा। 90% जो है छोड़ना चाहते हैं। 90% से ज़्यादा छोड़ना चाहते हैं। नहीं, ड्रग्स में कोई फँस के रहना नहीं चाहता। वो कहता है हमारा
हो जाए, रेगुलर इनकम हो जाए, तो काहे को ये सब। एक ड्रग जो है उनको चोरी सिखाता है, फिर दूसरे क्राइम हाँ, करते एक हैं। बार गलत रास्ते पे आप चले गए तो फिर तो गलत रास्तों की तरफ ही हाँ, आप बढ़ते जाते हैं। वो तो और जैसे हमें डायबिटीज आती भागलपुर है को तो सारे जी ऑर्गन को किल कर देती है, ड्रग्स भी वही है। ये बहुत बड़ा ये है। इसको दूर करने के लिए हम आप सबकी भी मदद चाहते हैं। मैं तो नेशनल लेवल पर भी काफ़ी काम किया और कर रहा हूँ अभी भी। जी जो जी जी। नशा मुक्ति कैंपेन चल रहा है नेशनल, उसमें भी मैं हिस्सा लेता हूँ। एक हाँ, मेजर भागलपुर इशू के कई युवाओं बच्चों की जान चली गई इस ड्रग के कारण और इस लत बहुत के बहुत कारण। ये तो अनरिपोर्टेड केसेस है, बहुत ज़्यादा है। अच्छा, वो क्राइम कर देते हैं और छोटे-छोटे बच्चे हैं 15 से 20 साल की एज में, ये बिल्कुल जी ट्रेंड क्रिमिनल हो जाते हैं। चूँकि उनको किसी ने गाइड नहीं किया, पेरेंट्स पढ़े-लिखे नहीं थे, उनको सिर्फ रिब्यूक करते थे, डाँटते थे, तो वो फ्रस्ट्रेशन में आके डिप्रेशन में गया, दोस्तों ने ड्रग खिलाया, फिर उसमें लग गया, फिर दूसरा क्राइम करने लगा। तो एक तो पढ़ाई की कमी, वैकल्पिक रोज़गार की कमी, तो इसका इफ़ेक्ट आएगा। जी आना शुरू हो गया, आना शुरू हो गया। बहुतों को जी। मैंने देखा है कि एकदम सुधर गए, बिल्कुल सुधर गए। तो अच्छा, ये वो कैसे? बस ऐसे ही उनको हाँ, समझ में आया कि नहीं, नहीं उनको ये अच्छा, जो समझ में जब उनको रियलाइजेशन आ गया कि जी जी जी। रियलाइज़ेशन आता है। मैं बड़ी-बड़ी सभा में एड्रेस करता हूँ। जी। आप यकीन करें कि वो आके पैर पकड़ते हैं, रोते हैं कि हम हमको बचा लीजिए। अच्छा। हाँ, नहीं निकलना चाहते हैं, तो मैं उनको, वो बदकिस्मत लोग हैं। चाहे उनके पेरेंट्स उतना अवेयरनेस नहीं रहा, माहौल ख़राब मिला, तो ये सब तो कुछ सिस्टम। तो ऐसी स्थिति में जब वो युवा जो फंस चुके हैं ड्रग्स या इसकी लत में और वो निकलना चाहते हैं, तो ऐसे में एक पेरेंट्स का और एक समाज का क्या रोल होना चाहिए, ये भी बता समाज का, दीजिए। पेरेंट्स का रोल होना चाहिए कि उनको मोरल सपोर्ट करें, ना कि उसको रिब्यूक करें। वो पेरेंट्स ही कुछ हद तक ज़िम्मेदार हैं। एक तो उनसे जी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा कर देते हैं। मैंने बिज़नेस कार्ड में लिखा हुआ है, डू व्हाट यू लव एंड लव व्हाट यू डू। वही जी काम करना चाहिए जो आपको पसंद है, और जो भी काम कर रहे हो उससे मजनू की तरह आप मोहब्बत करो। तो युवा बहुत तेज़ है, बहुत टैलेंटेड है, मैं बता नहीं सकता हूँ कितने टैलेंटेड हैं। अगर ये जी सब काम पर लग जाए तो कहाँ चाइना और इसकी इकोनॉमी हमसे बहुत नीचे जाएगी। हम बीट कर सकते हैं, वाक़ई विश्व गुरु बन सकते हैं। ये खराबी जो हमारे अंदर दीमक की तरह आ गई, इसको मिटाना है। माइट टेक अनदर 5 इयर्स और सो। तो इस अभी थोड़ा गवर्नमेंट स्टेबल हो जाएगी तो और विगरस वे में काम होगा इसके ऊपर। चाह रहे हैं सभी, पढ़े लिखे जी जो ऑफिसर्स हैं वो भी चाहते हैं, सोशल वर्कर भी जो जेन्युइन है वो भी चाहते हैं। जी बाकी सीज़नल जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं वो तो ऐसे ही होते हैं, जी उनसे जी। बहुत ज़्यादा हम उम्मीद भी नहीं करते। मैं सर ठीक है, जो आप जी तो जी। आपके चैनल पर आ रहा हूँ, अपने व्यूअर्स को कह दीजिए, उस दिन मैं गांधी जी के रूप में, अब मैं जी सीरियस बातें करूँगा। सीरियस मतलब कि बिल्कुल वो नहीं, मतलब सीरियस मतलब कि मैं जो पर्पस की बातें हैं, जो ये सब इश्यूज़ हैं, उसको मैं जी प्रॉपर वे में एड्रेस करूँगा। वो बहुत ज़रूरी बिल्कुल। है। हाँ, इसको वो हमारा मतलब आपका आपके आभारी हम रहेंगे। आप हाँ, 2 तारीख को हम हमें इंतजार तो रहेगा ही बेसब्री से 2 तारीख का। एक चीज और मैं पूछना चाहूँ, ज्यादा नहीं, बस 2 मिनट मैक्सिमम समय लूंगा मैं आपका। आप चूंकि भागलपुर के हैं और भागलपुर में इतने समय में जब से आपका जन्म हुआ, आपने बचपन से भागलपुर को देखा और अभी तक भागलपुर बहुत बदला है। ये सवाल मैं जरूर और सबसे करता हूँ, तो ये बदलाव कितना अच्छा है या आपको लगता है कि पुराना भागलपुर ही अच्छा है, या कोई चीज जो आप प्रशासन से सरकार से कहना चाहते हो कि इसको मतलब इस तरह से रखो या। देखिए, ये जो बदलाव आया है लास्ट 20-25 साल में, चाहे वो बांग्लादेश जैसा पुअर कंट्री हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, और भी हैं बहुत छोटे-छोटे कंट्रीज़ जो हैं, उनके यहाँ भी आप 4 लेन एक्सप्रेसवे, मॉल, ये सब क्या बने। ये इस सदी का चेंज आया है, इट्स नथिंग न्यू। हम लोग के भी आया है, हमारे यहाँ बड़ा देश है तो और अच्छे से आया है, बहुत अच्छे से आया है। जी ये इसमें कोई दाग नहीं कि ये मैं इसको पॉजिटिव वे में देखता हूँ। अगर ये जी सब खराबी मिट जाए तो जी क्या बनेगा हिंदुस्तान आप सोच नहीं सकते हैं, क्या बनेगा भागलपुर आप सोच नहीं सकते हैं। तो मैं तो सबको आह्वान करता हूँ, अपने देश आओ, काम करो,
खेती में एग्रीकल्चर कॉलेज जहाँ का यूनिवर्सिटी है वो इतना पेटेंट में तैयार किया, इतनी चीज़ें तैयार की हैं, वहाँ पर ट्रेनिंग भी देते हैं। आप जी, सोना उगा सकते हैं, 1 एकड़ ज़मीन में आप सोना उगाएँगे। तो ये हाँ, ये भी बताने वाला कोई नहीं है। कोई जी, जानता भी है तो नहीं बताता है। तो मैं उनकी आँखें खोलता हूँ कि आप देखो, चलो पूछो कहाँ, मैं फ़ोन करता हूँ जाके मिलो, अब जाओ वहाँ पे ट्रेनिंग लो, 3 दिन 7 दिन की ट्रेनिंग शुरू करो। जी। तो यही मैं करता हूँ, मैं ईश्वर अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मुझे कामयाबी मिले। मैं 75 साल का हूँ, मैं 100 साल जीने की ख़्वाहिश रखता हूँ कि अगर जिया 25 साल और तो नहीं, नहीं, मैं इंशाल्लाह आप ज़रूर जिएँगे और बहुत काम करेंगे और आप जैसे लोगों की ज़रूरत भी है क्षेत्र को, देश को, समाज को, जो कि स्वच्छता के लिए, नशा मुक्ति अभियान के लिए, है ना? युवाओं को मोटिवेट करने के लिए और बापू के जो कि आज के समय में भी बापू को गुज़रे कई साल हो गए, लेकिन आज के समय में बापू का जीवन, बापू के जो उपदेश थे, वो इतने प्रासंगिक हैं। तो उनको उनके विचार को फैलाने के लिए आप जैसे लोगों को शख्सियत को की ज़रूरत हमेशा रहेगी और हमें और इस बात का आप गर्व जैसे लोगों का सहयोग भी चाहिए, तो नहीं हम बगैर तो आपके सहयोग कहते रहे हम तो हमेशा गौरवान्वित महसूस करते हैं कि आपको पाकर अब बापू तो है नहीं, जो हमने किताबों में पढ़ा बापू के बारे में, लेकिन जब आपको सामने पाते हैं और आपको बापू की जुबान और बापू की भाषा बोलते देखते हैं, तो लगता है सही में कि बापू सामने और बापू हम लोगों को बता रहे हैं। मैं इसलिए तो कह रहे हैं कोशिश करता हूँ कि जी, उस इसलिए फ़ोरम मैं से मैं मैसेज पहुँचा सकूँ। जी, वही मैं कह इसलिए हमें हमें क्या पूरे अंग महाजनपद के पूरे बिहार के लोगों को आप पे गर्व है। इसलिए इंशाल्लाह आप ज़रूर जिएँगे, आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी हों, हमारी भी खुदा से, भगवान से प्रार्थना है। बहुत-बहुत धन्यवाद कैसर सर, आपने हमारे रिक्वेस्ट पे मैं जानता हूँ बहुत मुश्किल होता है इतने लेट तक जगना, लेकिन आपने समय निकाला और हम 2 अक्टूबर जो गांधी जयंती है, जो कि आज जैसा कि आपने हमसे वादा किया है कि हम 2 अक्टूबर को आएँगे, कुछ गंभीर बातों पर चर्चा करेंगे। हमें 2 अक्टूबर का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। मुझे भी। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।